क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। आज देखिए यहाँ पे टेस्ट जो है हमारा फोर्थ, ठीक, टेस्ट हमारा फोर्थ था पॉलिटी और इकोनॉमी से, उससे रिलेटेड जो है हम लोग अपना टेस्ट पूरा जो है यहाँ पे करेंगे। पेड ग्रुप के लिए भी है ये, और जो लोग फ्री में देख रहे हैं उनके लिए भी है। ईपीएफओ का हमारा तीसरा ग्रुप 6 जुलाई से चालू होने वाला है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स 9696066089 पे जो है आप कर सकते हैं पेड ग्रुप को। चाहे आप 6 जुलाई को ज्वाइन करिए, चाहे आप 16 जुलाई को ज्वाइन करिए, चाहे 26 जुलाई को ज्वाइन करिए, सारा मटेरियल सब कुछ मिलता है आपको सेम वहीं, ठीक है। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, आप पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, बट जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा है। ठीक, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे समझ लीजिए कि हमारी मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगी क्वेश्चन पे। वो ये रहेगा कि आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है, स्क्रीन पॉज करनी है और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है आंसर का। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका लाभ अलाभ स्थिति से रिलेटेड, ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग को बताना है। अब यहाँ पे जब मैं बोलूँ आप लोग को बताना है, तब आपको पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और फिर मेरा आंसर सुनना है, ठीक है। यहाँ तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है, आप अगर विकास तोमर की देसी डेफिनेशन में समझें तो क्या है कि जैसे आप कोई धंधा, कोई बिजनेस कोई चालू करते हैं तो एक फिक्स कॉस्ट लगाते हैं, और एक होता है रिकरिंग कॉस्ट जो बड़ा लगातार हर महीने चलती रहती है। ये दोनों कॉस्ट को निकालने के बाद रिवेन्यू में, जो आपका रिवेन्यू हो रहा है इस बिजनेस से, ये दोनों कॉस्ट को निकालने के बाद जो आपका फिर जो पैसा आप कमाओगे वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो जो यहाँ पे ये जो ब्रेक इवन पॉइंट इसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई फर्म जो है आपकी पैसा प्रॉफिट कमाना चालू कर देती है। इट इज द पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व एट विच ए फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, क्वेश्चन में समझ में आ गया आपको एक्सप्लेनेशन। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपका एसोसिएशन और यूनियन बनाने से रिलेटेड है। राइट टू ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से दिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। देखिए 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो है उसका सब क्लॉज 1, ठीक, सब क्लॉज 1 और उसका भी सी जो सब क्लॉज है, उसमें ये कहा गया है कि आप फॉर्म कर सकते हैं एसोसिएशन या फिर यूनियन, और अब जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर किसी ने नहीं लगाए तो उसको लगेगा कि ये क्वेश्चन क्यों आ गया है, बट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और जो पीडीएफ यहाँ पे दी गई है आंसर विद एक्सप्लेनेशन की, पूरी बहुत ही विस्तृत उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उससे आसपास जरूर मंडराते हुए क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने ढंग से सुना, ढंग से पढ़ा, ढंग से समझा, पूरे गाइडेंस के हमारे साथ में पेड ग्रुप में, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना है और आप लोगों को बताना है कि इसका क्या होगा आंसर। करेक्ट पूछा गया है, ठीक, क्या होगा आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी। देखिए ये जो है यहाँ पे खाली होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इनके बीच में जो है एक्सचेंज कर दी गई डेफिनेशन। ये यहाँ पे हो जाए और ये यहाँ पे हो जाए तो एकदम सही हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को पता ही है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, थोक विक्रेता जो होते हैं, वहाँ पे क्या इन्फ्लेशन, महंगाई दर चल रही है उसको नापने के लिए होती है। अगर इसको ऐसे बोलें कि जहाँ प्रोड्यूसर के गेट पर जो इन्फ्लेशन महंगाई है उसको करने के लिए है, प्रोड्यूसर के गेट पर जो महंगाई चल रही है उसके जानने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स है। और कंज्यूमर जहाँ पे ऐसे हम लोग हैं कंजम्पशन करते हैं, तो वहाँ पे क्या महंगाई चल रही है उसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कुछ और बता देता हूँ, इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज जो है इंक्लूडेड नहीं है, ठीक, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज और गुड्स दोनों ही इंक्लूडेड हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसको कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करते हैं, जो कि नए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक, इसके अंतर्गत आता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। समझ लो, एक एक क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ सकता है आप लोगों से। और सीपीआई को कौन पब्लिश करता है? सीएसओ, जो कि किसके अंदर है? मॉस्पी के अंदर है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पीआई करके कुछ है उसमें, ठीक है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऐसे कुछ है, ठीक। और इसी जो है सीपीआई को जो यूज़ करता है आपका आरबीआई भी इन्फ्लेशन को देखने के लिए क्या चल रहा है, ठीक है। ये कुछ दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे
मुझे लगा शायद इंपॉर्टेंट है। सीपीआई जो है उसका बेस ईयर जो है 2012, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो कितना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 जो है मुझे लगा समझाने वाला था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा टाइम लिया। क्वेश्चन नंबर 4 आगे आपके सामने, यहाँ पे बोला गया लोकपाल का नया आदर्श महागृह कस्य विधानम है, जिसका मतलब मोटो ये है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है किसी के धन का लालची मत बनो। यह एक नारे के से लिया गया है। ये किस उपनिषद में है? यह है ईशबासो उपनिषद से है। ठीक, यह है ईशबासो उपनिषद से। मैंने आपको मौका दिया था ना पॉज करने का, ठीक है। अगर और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि सत्यमेव जयते जो हमारा लिखा रहता है नेशनल एम्बलम पे, तो वो कहाँ से लिया गया? वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ये स्टेटमेंट दिए गए कौन सा सही है? ठीक, पांचवे का आंसर फिर कौन सा सही होगा बताइए? पांचवे का आंसर होगा सही बी, क्योंकि इस देखिए अगर विकास तोमर की देसी डेफिनेशन में समझा जाए तो डिमिनिशिंग, आप अगर देखो इसका लेबर वाला एग्जांपल लो। एक खेत पर जो है मान लीजिए 5 लोग काम कर रहे थे लेबर, ठीक, एक फार्म पे या फिर खेत पर 5 लोग काम कर रहे थे, प्रोडक्शन हो रहा था कुछ XYZ या फिर 100 हो रहा था। ठीक, 6 लेबर आपने लगा दिए तो प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक, तो ये ग्राफ ऐसे चलता है। ठीक, आप बढ़ाते जा रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ता आ रहा है। ठीक, प्रोडक्ट बढ़ाते आ रहे हो, सेम खेत है, प्रोडक्शन बढ़ता आ रहा है, 150 160 हो गया मान लीजिए। ठीक, फिर एक बार को क्या होता है, फिर ये स्टैग्नेंट हो जाता है। ठीक, 110 ही हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट, फिर ये घटना चालू हो जाता है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा मेंबर जुड़ रहे हैं ना, इनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। ये लोग मतलब आ गए हैं, लेकिन इनका मतलब काम करते दिख तो रहे हैं, लेकिन इनके ना होने पर भी इससे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे करा नहीं जा सकता, बल्कि कम हो जा रहा है। हो सकता है 100 ही हो जाए। ठीक, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक, बिल्कुल सिंपल आसान लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका रिलेटेड किससे? स्पीकर प्रोटम से। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक, इनकरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए पॉज में करके, और इसका सही आंसर होगा सी। पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक, दूसरा जो है वो सही है कि हाँ प्रेसिडेंट जो है प्रोटम स्पीकर को जो है आपके ओथ दिलाते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो पहले ही स्टेटमेंट दे रखी थी कि प्रोटम स्पीकर जो है जिनकी जो सबसे ओल्डेस्ट एज होती है उनको बनाया जाता है। नहीं नहीं, जो एज एन एमपी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, 40 साल से एमपी है, 35 साल से एमपी हैं, उनको बनाया जाता है। जैसे कि अभी जो है प्रोटम स्पीकर किसको बनाया गया था? एमपी वीरेंद्र कुमार जी को बनाया गया था। ठीक, जिन्होंने किसको चुना स्पीकर? ओम बिरला जी को। और ये स्टैट्यूटरी पोस्ट नहीं है, पार्लियामेंट इसके लिए कोई लॉ नहीं लेके आया है। ये अगर आप आर्टिकल नंबर 94 95 पढ़ेंगे अपने संविधान का, तो वहाँ पे इसका जिक्र किया गया है प्रेसिडेंट द्वारा बनाने के लिए। ठीक, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके PDF एक्सप्लेनेशन वाले में दे रखी है कंप्रिहेंसिवली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया यहाँ पे, और जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, और यहाँ पे करेक्ट पूछा गया। ये दोनों चीज़ें देखते हुए फिर आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, और इसमें से बताना चाहिए कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। देखिए सही आंसर जो है यहाँ पे वो है बी। देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है। जुडिशियल रिव्यू इसलिए थोड़ी ना है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी बना सके। 3 भाग होते हैं, एक होता है जुडिशरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, यानी कि न्यायपालिका, कार्यकारिणी और विधायिका। तो यहाँ पे ये तीनों आपस में चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। ठीक, अपने अपने स्फीयर हैं। ये लॉ बनाता है, लॉ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करता है। तो जुडिशियल रिव्यू का यूज करते हुए जुडिशरी ये थोड़ी ना कर रहा है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी बना ले। तो ये इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। विधानमंडल और कार्यकारी द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग की जांच के लिए यह आवश्यक है, बिल्कुल सही, चेक एंड बैलेंस वाली बात। या लोगों के अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक उपकरण है। ठीक, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के से जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है। ठीक, जुडिशरी को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे आपका बहुत इजी है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से। आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, बताइए। यहाँ पे आंसर जो है
दोनों ही सही है, यानी डी होगा। ठीक, यहाँ पे डी ऑप्शन मैंने मतलब बोथ जो है डी ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे ये भी देखा करिए, हो सकता है वहाँ पे जम्बल्ड है। ऐसी सिली मिस्टेक तो प्लीज़ मत करिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक जो है आरबीआई के पास में अपना कुछ जो डिमांड और डिपॉजिट है वो जमा कर देता है, रख देता है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या है कि बैंक अपने पास ही कुछ लिक्विड एसेट, यानी कि जिनको अगर आप बाजार में जाके बेचना चाहो तो लोग बिल्कुल हाँ राजी खुशी ले लें, कोई मना ना करे, जैसे गोल्ड होता है, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबसे ज़्यादा रखती है बैंक्स एसएलआर के अंदर। आप लोग को बताना है कैश रिजर्व रेशियो अभी की तारीख में क्या चल रहा है और एसएलआर क्या चल रहा है। ठीक, ये समझ में आता ना देसी भाषा में, जैसे मैं समझाता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल आसान भाषा, सिंपल लैंग्वेज और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ इसका सही आंसर है, करेक्ट पूछा गया है, ठीक करेक्ट, इसका सही आंसर है डी और सी। ठीक, 3 ओनली होगा। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है कि ये एस्टेब्लिश करेगा एक यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आई थी नज़र में कि सेक्शन नंबर 57 था, ना कि 157 था, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट एंटिटीज़ आधार के डेटा को डिलीट कर दो। तो 157 यहाँ पे दिया है। तो ये फैक्ट ऐसा नहीं, वे फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे अपने अशोक चक्र में, जो अपने तिरंगे में अशोक चक्र है, उसमें कितने स्पोक्स हैं। ठीक, तो ये कोई फैक्ट, यूनिक फैक्ट है, ये याद होना जरूरी है। ठीक है ना। इट गिव्स एन ऑप्शन टू चिल्ड्रन, यहाँ चिल्ड्रन की एज 16 नहीं 18 साल होगी, इसलिए वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, समझ में आ गया ना। और बाकी इससे रिलेटेड बाकी जो जानकारी है वो सब आपके पीडीएफ में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से है। लास्ट टाइम जब 2017 वाला पेपर हुआ था तब सोशल कॉस्ट से रिलेटेड और आपका जो है इकोनॉमिक कॉस्ट ऐसे दिया था, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने भी पूछ लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि अगर आप किसी दो एक्टिविटी हैं ए और बी, आपने कोई भी एक्टिविटी चुनी तो क्या होता है, मान लीजिए ए आपने चुना, तो बी के द्वारा जो आपको प्रॉफिट या कोई गेन होने वाला था वो आप खो देते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक, जैसे कि अगर आप जो है किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर मान लीजिए आपने एजुकेशन में अपना डॉक्टर बनना चाह रहे हो, ठीक, या फिर इंजीनियर बनना चाह रहे हो, ज़्यादातर यही होता है ना अपने, इसलिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने इंजीनियर चुना तो आप डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी खो दोगे। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे कहने की बात है कि कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है एक चीज़ को चूज करो तो, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया मुद्दा जो है, अब देखिए CAA बहुत चल रहा है। ठीक, आपका जो है दूसरा NRC बहुत चल रहा है, तो यहाँ पे UPSC क्या करेगा, NPR पूछेगा। ठीक, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी। देखिए यहाँ करेक्ट पूछा गया था, बी वाला स्टेटमेंट सही है। आधार आस्क पूछा जा सकता है वॉलंटरी बेसिस पे डेमोग्राफिक डिटेल के लिए। आधार को स्वैच्छिक आधार पर जनसांख्यिकीय विवरण के रूप में पूछा जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है वो इंडियन सिटीजन्स के को मतलब इंक्लूड करेगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और फॉरेन सिटीजन को भी करेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें एनिमी एलियंस को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है एक यूनिक चीज़ पूछता है, यूजुअल रेसिडेंट। देशी भाषा में अगर बोलें तो 6 महीने मंथ के लिए, चाहे इंडियन हो सिटीजन चाहे फॉरेन सिटीजन हो, अगर वो इंडिया में रह रहा है या फिर इंडिया में कहीं पे रह रहा है तो उसको जो है यूजुअल रेसिडेंट माना जाएगा और उसकी वहीं पे पॉपुलेशन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर जो उसको रजिस्टर किया जाएगा। और ये जो चीज़ है यूजुअल रेसिडेंट, ये किस में डिफाइन की गई है, सिटीजनशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003। पेन पेपर प्लीज लेके बैठिए, बाकी जो पेड ग्रुप मेंबर है अपना आप PDF में देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये बड़ा क्वेश्चन, लंबा सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे कर लेते हैं। वैसे ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि जो लोग ना भी पढ़ लें वो यहाँ पे इसको पढ़ के याद कर लें। ठीक,
तो डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे और स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इस यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। लेबर और लेबर लेजिस्लेशन फॉर वर्कमैन के लिए डीपीएसपी में कुछ बताया गया है, जैसे कि एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए आजीविका के लिए, ठीक है। धन की एकाग्रता, उत्पादन के साधनों की रोकथाम होनी चाहिए। पुरुष और महिला दोनों के लिए एक समान काम के लिए एक समान वेतन होना चाहिए, जो नहीं होता है, होना जरूर चाहिए ये। श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और संरक्षण, ये सब कुछ जो है आपका डीपीएसपी में दे रखा है, ठीक। तो उसी से संबंधित यहाँ पूछा था, सारे ही है ये आपको रटवाने के लिए, याद कराने के लिए, हो सकता है डायरेक्टली वहाँ पे इसी से पूछ ले। बाकी जो है आपका काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे भी जो है आपके डीपीएसपी में दे रखे हैं। विकलांग होने के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, काम और मृत्यु राहत की उचित और मानवीय स्थिति, एक जीवित मंजूरी, जीवित मजदूरी जो है। अब देखिए आप लोग को मैंने पिछले वाले टेस्ट में एक क्वेश्चन बताया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो, कि लेबर कोड बन रहे हैं। लेबर कोड में 4 तरीके के कोड हैं, उसमें से लेबर कोड जिसमें से कोड ऑन वेजेस है वो वाला पास हो गया है। पूछ सकता है कि 4 में से कौन सा पास हो गया, तो वेजेस वाला पास हो गया, ठीक। लिविंग वेज क्या होता है आपका, ठीक, और मिनिमम वेज क्या होता है, ये सब भी डेफिनीशन आप लोग को पढ़नी चाहिए। इन दोनों के बीच में तो आना ही चाहिए। मिनिमम वेज में तो ये होता है कि कम से कम आदमी जो है मतलब खा सके, ठीक, बिल्कुल। और लेकिन लिविंग वेज में क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड हेल्थ, एजुकेशन, ये सब भी उसके पास होनी चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होनी चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, सभी लोग हैं, ठीक। साथ ही साथ याद भी कराता चल रहा हूँ आपका, ताकि जो है ये वाला वीडियो देख के ही आपका सारा काम हो जाए। देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए इकोनॉमी के हैं और आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो की बात कर रहा है, रिजर्व और डिपॉजिट, बैंक जो है जितना भी आप लोग डिपॉजिट उसके पास करते हो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इन सब से उसके डिपॉजिट मान लीजिए 100 है, तो उसमें से कितना रिजर्व रखता है अपने पास, मान लीजिए 20 रुपये रख रहा है, तो 20% जो है आपका यहाँ पे रिजर्व डिपॉजिट रेशियो हो जाएगा। वैसे ही करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो में ये होता है कि बैंक में इज द रेशियो मनी ऑफ हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू, हाँ, तो मतलब बैंक में कितना डिपॉजिट है और पब्लिक के हाथों में कितना। जैसे मम्मी जी वो सब रखती है ना अपने पास कैश, पापा लोग बैंक में रखते हैं पैसा, मम्मी जी लोग छुपा के तिजोरी में रखती, वही वाली बात है, ठीक। तो उसका अलग रेशियो हो गया, उसको बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इकोनॉमिक सर्वे से है ये वाला क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे आप लोग छोड़िएगा नहीं, अगर जैसे अगले साल भी होता है वाला एग्जाम जैसा कि लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको पढ़ना नहीं है इस साल वाला, और अभी से कर लो ना, टाइम मिला तो कंपटीशन में तो बढ़ रहा है, तो अभी से ये वाला पड़ेगा। और यूपीएससी 3 साल तक का करंट अफेयर पूछता है, तो बिल्कुल भी इसमें कोताही मत करिएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगले साल अगर फरवरी के बाद होता तो तब भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, पेपर जल्दी ही आ जाएगा, उसकी वेट मत करिए, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा पेड ग्रुप जल्दी जल्दी तैयारी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्वे से कुछ क्वेश्चन है, 3 यहाँ पे दिए गए और स्टेटमेंट, सॉरी। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे बोला गया है प्रो बिजनेस पॉलिसीज करनी चाहिए, मतलब स्टार्टअप, नए नए स्टार्टअप को वो करिए, ठीक, सिंपल सीधी बात। दूसरा है कि इंटीग्रेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मतलब दुनिया से सामान लेके आओ, पहिया का जैसे गाड़ी बनानी है तो मेक इन इंडिया में क्या है कि यहीं पे सब कुछ बनाओ। लेकिन अब ये कह रहा है कि रिकमेंडेशन दी है प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने, तो मैं गाड़ी बनानी तो पहिया एक कंट्री से ले लो, उसका स्टील मतलब उसका और इंजन कहीं और से ले लो, और सब जगह से लेते हुए आप लोग को जो है गाड़ी यहीं पे असेंबल करो, ठीक है। फ्लैगशिप स्कीम असेंबल इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ठीक, और उसको फिर एक्सपोर्ट करो, और ऐसे एक्सपोर्ट करो जो लेबर इंटेंसिव हो, ताकि जो है हमारे यहाँ लेबर चीप है तो कंपैरेटिव एडवांटेज हम लोग का बन सके, ठीक। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही थे, यहाँ पे सी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। देखिए लास्ट टाइम जो है ईपीएफओ वाले एग्जाम में यूपीएससी ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पूछा था, तो मैंने सोचा लो परफेक्ट कंपटीशन पूछ लेते हैं, समझ में आ रहा है। ये देखिए सबको रिलेटिव है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने नहीं देखे हैं हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे आपका जो है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ, उसकी एनालिसिस पड़ी हुई है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। और अभी बहुत जल्द पेपर की पूरी एनालिसिस, एक पेपर की पूरी एनालिसिस जो है मैं दूंगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन है। पेड ग्रुप में तो सबने देख लिया है, वैसे भी मैं सबके लिए भी ये करूंगा कि ज़्यादा आसानी हो,
कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार बताने के बाद भी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन आपका सही है, ए और बी दोनों ही यहाँ पे सही स्टेटमेंट दे रखे हैं। यहाँ पे ये कह रहा है, सिंपल सीधी बात है कि बहुत सारे बायर और सेलर हैं। ठीक, बहुत सारे बायर और सेलर हैं, और जो फर्म्स हैं वो एक ही प्रोडक्ट बना रही हैं सेम पैसे में। ये अब मेरी जो है देसी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, आसान भाषा में। ठीक, आप लोग पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कई सारे बायर और सेलर्स हैं, ठीक, और एक फर्म है जो आपका एक ही सामान बना रही है, और खूब सारे मतलब जो है परफेक्ट कंपटीशन ऐसे हो रहा है कि उस सामान का यूनिफॉर्म प्राइस है। अब जो यहाँ पे ये वर्ड दे रखा ना, प्राइस टेकर्स, प्राइस टेकर बायर और सेलर दोनों हैं। इस प्राइस टेकर का मतलब ये होता है, जो लोगों को परेशान शायद कर रहा होगा, कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो है, डिमांड और सप्लाई जो है, उसकी वजह से जो भी प्राइस बैठ रहा है उस पर ही जो है इन लोग का बाइंग और सेलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ही प्रोडक्ट, कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं इन ए मार्केट एनवायरनमेंट वेर इन ऑल फर्म्स इन द मार्केट प्रोड्यूस द सेम गुड, एक ही गुड बनाते हैं, और उसके कई सारे जो बायर और सेलर हैं वो आपका मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर प्राइस टेकर्स अपना खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है यहाँ पे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अभी अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पॉलिटी और इकोनॉमी में कुछ तो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादातर जो है आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड आएंगे। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कौन से इसमें स्टेटमेंट सही होगा। तो इसका सही आंसर है बी, करेक्ट पूछा गया है, पहला स्टेटमेंट गलत है। देखिए अब यही तो अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन पूछा है। नॉट मोर देन 3 की जगह अब हो गया है 10। ठीक, आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अमेंडमेंट जो है 2019 में हुआ है, अब 10 कर दिया गया इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर तो है ही है। ठीक, टेन्योर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज फिक्स्ड एट 3 ईयर्स। अब जो एक्ट अमेंडमेंट हुआ था उसमें तो कह दिया था कि 5 साल से, उन्होंने कह दिया था आप कोई पता नहीं है कि कब होगा। ठीक, लेकिन जो उसके बाद रूल्स निकाले हैं, ठीक, आरटीआई रूल्स जो निकाले गए उसमें ये कहा गया है कि 3 साल का टेन्योर होगा, फिक्स कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन 17 में निधि कंपनी से ये पूछा गया इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा जो वो स्टेटमेंट है जो बिल्कुल इसको करेक्टली जो है डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी। देखिए ये एक तरीके की निधि जो है, ट्रेजर वैसे बोलते हैं इंडियन उसमें, एक अगर देसी भाषा में बोलूँ तो ये आपका एक डब्बा है, और इस डब्बे में सब लोग पैसा डालते भी हैं और इस डब्बे से पैसा निकालते भी हैं, लेकिन वो सब लोग कौन है, जो इस निधि कंपनी के मेंबर हैं। ठीक, इस मतलब एक कंपनी फॉर्म फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग अमंग्स इट्स मेंबर। ये डब्बा जिसने बनाया, सब ने इसमें पैसे डाले, जिसको जरूरत लगी उसको बोरोइंग की, कुछ जो है इंटरेस्ट कमाया गया, उस तरीके से। अगर किसी ने कमेटी सिस्टम का नाम सुना होगा तो उसी तरीके का है वो। यहाँ पे मतलब अनरेगुलर मतलब अनऑर्गेनाइज टाइप से होता है, मतलब उसको लीगली बैकिंग नहीं है, यहाँ पे इसको लीगली बैकिंग है, लीगल बैकिंग है। ठीक, डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी साथ साथ वेज एंड मीन्स जो है आपका आरबीआई का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पे ही मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये वाला क्वेश्चन आगे आएगा, आप लोग अभी इसको पॉज करके वो पढ़ मत लेना। ठीक, साथ ही साथ क्वेश्चन लगाते रहिए। देखिए इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप लोग को बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा। सही आंसर है आपका सी। देखिए पहला जो इसमें करेक्ट पूछा गया था, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि रिवेन्यू डेफिसिट नहीं, फिजिकल डेफिसिट की बात होती है। फिजिकल डेफिसिट क्या बताता है, मूलतः कि जो गवर्नमेंट है उसने कितना लोन ले रखा है, बोरोइंग कर रखी है एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज से, तो उसको दिखलाता है। अब वो बोरोइंग को निपटाने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए आरबीआई से गवर्नमेंट कहती है कि भैया पैसा दो मुझे, ठीक, ताकि मैं इसकी फाइनेंसिंग कर सकूं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट जो हुआ, जो डेफिसिट की फाइनेंसिंग कर रहा है आरबीआई से पैसा लेके, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलेंगे। इसको मोनेटाइज डेफिसिट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक, तो ये काफ़ी बार ऐसे गड़बड़ कर रहा था गवर्नमेंट, तो देते नहीं थे क्योंकि कम ब्याज पे मिल जाता था पैसा। यहाँ से जो आरबीआई से पैसा लेते थे वो भी कम ब्याज पे होता था ना, मार्केट से उठाओ तो ज़्यादा ब्याज पे पैसे मिलते थे। तो आरबीआई ने जो है वेज एंड मीन्स करके एक बनाया, जिसमें बोला कि 3 महीने तक अगर जो तुम्हें मतलब एक निर्धारित भी किया जाता था कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा लोगे तो फिर आपको जो है अलग से आपको कुछ जो मार्केट प्राइसेस उस पर देना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए उस पर आगे क्वेश्चन आगे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आ गया है। देखिए ये यहाँ पे मैंने पूछा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलेटेड है। ठीक, यूएनडीपी इसको पब्लिश करती है,
और मेरा एक वीडियो भी पड़ा हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे, HDR से रिलेटेड, जो आपकी पिछले साल आई थी, ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नया इंडेक्स जोड़ा गया है, वो इंडेक्स हो सकता है पूछ ले EPFO, ठीक है, या फिर UPSC के कोई भी एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, उसमें बोला गया कि कौन से वो वेरिएबल या फिर इंडिकेटर है जिसपे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर करता है और फिर पब्लिश करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो क्या है, वो है डी। देखिए लर्निंग आउटकम नहीं है, टोटल 10 जो यहाँ पे है आपके इंडिकेटर्स हैं, 3 डायमेंशन है, ठीक। तो पहला, अब पेन पेपर निकाल के रखिए, पहला जो है एजुकेशन जो है उसके अंदर आपका है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और चाइल्ड का एनरोलमेंट कितना है स्कूलों में। दूसरी चीज जो है वो हेल्थ है, हेल्थ में क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक, और दूसरा है न्यूट्रिशन जो यहाँ पे दे रखा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन, ठीक। इसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो है इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ठीक, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, और आपका जो है कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल हो गया, एसेट्स, ये सब जो चीज़ें आती हैं आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की इंडिकेटर्स में आती हैं, ठीक। समझ में आ गया ना, HD वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, आप लोगों को बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। देखिए यहाँ पे डी आपका सही है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। वो गलत इसलिए हैं क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे एक्सचेंज किया। अब आगे से मत सोचना कि सर ऐसे ही एक्सचेंज करते हैं तो आगे यही ट्रिक लगा लेंगे और गैस मार के चलेंगे, यहाँ तो गैस मार लोगे यार, वहां पे क्या करोगे, इसलिए पढ़ लो ना। तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक आपूर्ति की कीमत लोच, ठीक, या फिर ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यहाँ स्विच कर दें और सप्लाई को यहाँ स्विच कर दें तो सही हो जाएगा। सिंपल भाषा में, अब विकास तोमर की देसी डेफिनेशन अगर समझा जाए तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और दूसरी चीज है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड में क्या है कि आपने मान लीजिए 10% चेंज हुआ, ठीक, या फिर जो है प्राइस में जो है कुछ भी परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस में, तो उसकी वजह से अगर हम इसको हटा दें, 10% चेंज प्राइस में हुआ तो डिमांड में कितना चेंज हो गया। अगर 10% हो गया तो हम ये कहेंगे कि भैया प्राइस से डिमांड जो है इलास्टिक है, मतलब समानता, अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड भी उतना चेंज होता है, या फिर डिमांड में कोई चेंजेस किस परसेंटेज आती है तो प्राइस में भी चेंज आती है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी है दोनों में, ठीक। सेम चीज आपकी सप्लाई के लिए भी आप समझ सकते हैं, ठीक। सप्लाई जितनी चेंज हो रही है उसी प्रोपोर्शन में अगर प्राइस भी चेंज हो रहा है तो वहां पे इलास्टिसिटी है, इलास्टिक है, ठीक। NCERT का सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर जो है आपका आ गया 21, और आप लोग से यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया MP लैड्स, ठीक। MP की जो है लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम वाली जो होती है, ये इससे रिलेटेड 3, क्योंकि इस पे अभी कोरोना के टाइम पे ये हटा भी दी गई है स्कीम, और मतलब इसके जो पैसा मिलता था 5 करोड़ रुपया मिलता था हर साल MP को, वो अभी बंद कर दिया गया, और पहले भी इसका क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 स्टेटमेंट दिए गए, आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। देखिए डी वाला सही होगा, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, तीनों ही गलत हैं, ठीक है, तीनों ही गलत हैं। पहली बात तो कह रहा है लोकसभा मेंबर्स कैन रिकमेंड वर्क विद इन द नेबरिंग स्टेट, नहीं, वो अपने निर्वाचित क्षेत्र जो होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं लोकसभा के मेंबर यानी MP, वो वहां पे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जितने भी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के कैन रिकमेंड वर्क एनीवेयर इन द कंट्री, नहीं, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के, वो आपके जो है कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, ये नॉमिनेटेड मेंबर है, किसी भी इंडिया के कोने में ये जो है रिकमेंड कर सकते हैं MP लेट के अंदर कोई वो, जैसे कि आदर्श ग्राम के अंदर उन्होंने किया भी था, हालांकि किया वही मुंबई में, वो महाराष्ट्र में। तीसरा स्टेटमेंट है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन रिकमेंड वर्क विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओनली होगा यहाँ पे, ठीक, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ओनली होगा, इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा के भी जो हैं वो भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कि चाइल्ड लेबर का वायलेशन करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा डी,
24वें वाले में बोला गया है चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते, हैजार्डस इंडस्ट्रीज में भी नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड अभी लॉ भी आया था, वो जरूर पढ़ना है अपने हमारे ईपीएफओ के एग्जाम के लिए। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक पोर्टल लॉन्च हुआ है चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए, उस पोर्टल का नाम क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, लंबा वाला क्वेश्चन। लंबे वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, मैं खाली बता रहा हूं। एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है, ठीक, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। और यहां पे जो है आपका सभी स्टेटमेंट सही हैं। मैं आपको खाली देसी भाषा में अपने ये समझा देता हूं कि इनका मतलब क्या है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब सिंपल ये होता है कि डॉलर एक, उसकी कीमत 75 रुपया। ठीक, ये नॉमिनल है कि कितनी जो है इंडियन करेंसी मतलब अपनी डोमेस्टिक करेंसी से फॉरेन करेंसी के बीच में क्या रिलेशनशिप चल रही है। ठीक, अब अगर ये रेट फिक्स कर दिया जाए कि भैया 75 ही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिज्यूम हो जाएगी। पहले ऐसा था। ठीक, फिर उसके बाद जो है फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग क्या है, भैया जितनी डिमांड, अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो जो है इंडियन करेंसी के मुकाबले तो ये 100 पहुंच सकता है। ये मार्केट के बेसिस पे होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे, तो उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है कि कितना सामान जो है, कोई एक सामान है फॉरेन कंट्री में और हमारे इंडिया में, वो सामान के बीच में कितना क्या प्राइस है। मान लीजिए बर्गर है, मैकडोनल्ड वहां पे भी है, यूएस में भी है, इंडिया में भी है। अब एक बर्गर वहां पे $1 का मिल रहा है और इंडिया में वही बर्गर 50 रुपए का मिल रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि रियल एक्सचेंज रेट जो है वो ये है कि आपका $1 जो है 50 रुपए के आसपास है। ठीक है, समझ में आया ना, बिल्कुल सरल एग्जाम्पल के साथ में। तीन चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही थे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हम लोग। ये वाला पेड ग्रुप में जो है मैंने समझाया भी था, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019। बताता हूं अभी ये क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए इसका सही आंसर जो है वो है बी, सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी। देखिए ये कई सारी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम होती हैं, जैसे कि शारदा स्कैम आपने सुना होगा। ठीक, बाकी और भी कई सारी जो है पॉन्जी स्कीम्स आती हैं, जिसमें कहते हैं 1000 रुपया दो और 1 साल में लाख रुपया लो। ऐसी बेवकूफ़ बना ली स्कीम्स पे लगाम लगाने के लिए ये वाला बिल लाया गया है, जो कि डिपॉजिट स्कीम, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है। इसमें जो कौन कौन रेगुलेट करेंगे डिपॉजिट, जो रेगुलेट होते हैं आरबीआई द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा, ठीक है, और आपका सेबी और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है ना। बाकी इसका जो है बहुत व्यापक रूप से एक्सप्लेनेशन दे रखा है पीडीएफ में, वो आप लोग जो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए, आप लोग बताना कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो है दोनों ही सही हैं। एक ये बता रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से कि भाई देसी भाषा में समझें अगर, तो आपका कोई एक गुड था, आपकी इनकम है कुछ एक्स, ठीक है, और आपका जो है आप कुछ खरीदने जा रहे हो, ठीक, मान लीजिए मैगी खरीदने जा रहे हो। ठीक, आपको क्या हुआ कि आपको पता चला कि प्राइस बढ़ने वाला या फिर बढ़ गया, लेकिन आपको वो मैगी तो लेना है। आप पहले 2 मैगी लेते थे, तो अभी भी आप 2 लोगे, लेकिन आपको प्राइस क्योंकि मैगी बढ़ गया तो आपने क्या लिया, कर लिया, टॉप रेमन ले लिया, टॉप रेमन। या फिर आपको वाई वाई पसंद है तो वाई वाई खा लीजिए। ठीक, तो 2 ले लिया, इसकी कीमत सेम उतनी ही थी, तो क्या हुआ, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उतने ही पैसे में अब मैगी ना लेके हमने जो है चेंज करके, क्योंकि उसके पैसे बढ़ गए हैं, लेकिन हमने सेम क्वांटिटी ली और दूसरा जो है मिलता जुलता जो है गुड जो है हमने खरीद लिया। इसको ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ में आया ना सरल एग्जांपल के साथ। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट इम्पोज लोअर लिमिट ऑन द प्राइस दैट मे बी चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर गुड और सर्विस इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर। सरकार द्वारा किसी अच्छी मतलब या सेवा, गुड या सेवा, गुड को यहाँ पे अच्छी कर दिया है, वस्तु होना चाहिए, वस्तु या सेवा के लिए लगाए जाने के लिए वाले मूल्य को, निचली सीमा को मूल मंजिल कहा जाता है। देखिए ऐसा है कि एक चीज होती है अंडर इन्वॉइसिंग, पूरी समझिएगा, एक एक चीज एक्सप्लेनेशन, अंडर इन्वॉइसिंग, ठीक, और दूसरी चीज होती है टैक्स इवेजन, टैक्स को जो है ना देना, छुपा लेना, ये इलीगल होता है टैक्स इवेजन। अब क्या है, मार्केट में मान लीजिए कोई चीज़ है, वो है 1000 रुपए की, ज़्यादातर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये चीज़ें होती हैं। कोई चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंडिया में 1000 रुपए की है वो उसकी असली कीमत, लेकिन आपने क्या कहा, आपने बिल बनवा लिया फर्जी, ठीक, इंडिया में भी हो सकता है ये चीज़, और बिल बनवा के फर्जी आपने क्या किया, 100 रुपए का करा लिया। अब 100 रुपए, पहले भी 10% टैक्स था, लेकिन अभी भी 10% टैक्स है, तो यहाँ पे खाली 10 ही रुपए रह गया ना। तो आपने क्या किया, टैक्स का इवेजन किया अंडर इन्वॉइसिंग करते हुए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम जो ये चीज ला रहे हो, मान लो टीवी ला रहे हो तुम, ठीक, तो टीवी जो है
तुम चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको 800 से नीचे नहीं मानेंगे, और उस पे जो है 10% का हम टैक्स लगाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या अंडर इन्वॉइसिंग नहीं कर पाएगा, नहीं करवाएगा, क्योंकि उसको 800 रुपये तो देना ही देना है। समझ में आई ना बात? तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जो है कौन कौन से फंक्शन किए जाते हैं, इन चारों में से एक नहीं किया जाता है, वो आप लोग को आंसर बताना है कि वो कौन सा है। वो है आपका ऑप्शन डी। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ये भी कहता है एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, जैसे इंडिया को मेंबर बनाने के लिए कौन, अगर पांचों मान जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स, तभी आ सकता है, क्योंकि वहां कंसेंसस पे होती है बात। किसी एक ने मना कर दिया, वीटो लगा दिया, तो नहीं हो सकते, जैसे कि इंडिया के साथ हो रहा है। ठीक, दूसरा क्या है कि इन्वेस्टिगेट करना कोई डिस्प्यूट या सिचुएशन विच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन। हाँ, मतलब कोई इंटरनेशनल फ्रिक्शन, कोई मतलब ऐसी झड़प जो होने वाली है या फिर हो रही है, जैसे कि अभी इथोपिया में देखा गया था, पहले सीरिया में था कि भाई शुरुआत में उसको रोक दो यार, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा व्यापक लेवल पे जो है पूरी दुनिया में फैल जाए चीज़, तो उसको रोकने के लिए भी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो है मेन मोटिव क्या होता है, पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी। हालांकि इतना कुछ कर नहीं पा रहे हैं लोग, यूएसए सब लोग अपनी मनमानी करते हैं। टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द एग्रेसर, हाँ ये भी सही बात है, लेकिन जो मेंबर्स हैं उनको ये नहीं कह सकते हो टू कॉल ऑन द मेंबर्स टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट और स्टॉप एग्रेशन। उनको नहीं तुम बोलोगे कि यार तुम जाओ और इसको जो है वो करो, जैसे कि सीरिया में हुआ। वैसे तो मतलब वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि सीरिया में ये इन लोग ने करवाया, वैसे कह रहा हूँ कि क्या हुआ, दो पार्टियां थी, सिविल वॉर चल रहा था, एक ने इसको सपोर्ट कर दिया, एक ने इसको सपोर्ट कर दिया, और ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे ये इनकी नहीं है, ये कहना चाह रहा है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शन नहीं है। यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स पे अगला क्वेश्चन है, इस पे मेरा बहुत ही कंप्रेंसिव और रिवर्स ट्रांसपोजिशन जो लोग को परेशान करते हैं, बहुत ही ज्यादा टफ ये वाले टॉपिक्स हैं, इस पे एक वीडियो पड़ा हुआ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पे, आप लोग जाके जरूर देखिए उसको। ठीक, उससे जो है आप लोग को ये कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या आंसर सही होगा आपके हिसाब से, बताइए। देखिए यहाँ पे डी आंसर सही होगा। ये एक रिजर्व करेंसी भी है, जैसे इंडिया में फॉरेक्स होता है ना, फॉरेन रिजर्व्स, वैसे ही आईएमएफ ने एसडीआर एक जो है रिजर्व करेंसी बनाई है। इसके अंदर क्या किया है, इसने अच्छी अच्छी करेंसी है जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड में, उनको रख दिया है, जैसे कि यूएस डॉलर, यूरो, ठीक है, आपका जो है अब रेनमिनबी भी आ गया है जो चाइना की करेंसी है, ताकि लोग जो है इसको ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव बना सकें। ठीक है, और इसको अगर हम ये किसी को देना भी चाहें तो ये जो है आराम से कोई भी इसको एक्सेप्ट कर ले। ये लेकिन ये आर्टिफिशियल करेंसी है, इसका ये नहीं कोई सिक्के और कोई नोट निकलते हो, ठीक है, ये खाली इनकी अपनी इंटरनल अकाउंटिंग के लिए है। अरे वैसे ही है ना, जैसे आप दुनिया से किसी से भी इंडिया में अगर कोई सामान ला रहे हो, ठीक, तो ये इसकी यूरो में था, ये जो है आपका डॉलर में था, ये आपका जो है मान लीजिए पाउंड में था, ये कोई रेनमिनबी में था, लेकिन सबको आप इंडिया में लाके किस में कैलकुलेट करते हो, आईएनआर में करते हो ना, इंडियन नेशनल रुपी में। ठीक, तो इसीलिए वैसे आईएमएफ ने बना रखा, तमाम जो है उसके बाद करेंसी है, लेकिन उसको इंटरनल जो अपना अकाउंटिंग करनी है उसके लिए एसडीआर बना लिया उसने। समझ रहे हो ना बात, कितनी आसान तरीके से आप समझ में आ रहा होगा आपको ये सब। इट कैन बी हेल्ड, ये देखिए इसको एसडीआर को सब लोग रख सकते हैं, प्राइवेट एंटिटी और इंडिविजुअल नहीं रख सकते। यही चीज यहाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, प्लीज प्लीज इसको सही कर लेना। इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताइए। सी आंसर यहाँ पे सही होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनके वो चार तरीके के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, ये चार चीजें आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती हैं, फैक्टर्स होती हैं। आपसे इससे एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कमेंट में, जो बताइए कि रिटर्न टू स्केल, कल पेड ग्रुप में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि रिटर्न टू स्केल नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें जो है इसका क्या मतलब है, और अगर ये आप समझा लेते हैं तो इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है, जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए। एक मिनरल की पॉलिसी आई है 2019 वाली, उससे रिलेटेड कुछ कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, और इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है आप लोग को ये समझाना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नेशनल मिनरल पॉलिसी जो है वो पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा नहीं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की कोई बात कर रही है। और इसमें यह है कि माइनिंग एक्टिविटी को इंडस्ट्री का दर्जा देने की बात हो रही है। और पहला स्टेटमेंट जो है
कि जो वहाँ पे ट्राइबल वेबल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो है जो भी इश्यूज हैं उनको हम जो है ख़त्म करेंगे, ट्राइबल्स के लिए काम करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ये बात पॉलिसी में कही गई है, भगवान ऐसा ही हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये देखिए, पिछली बार प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बुक्स बहुत पूछी है कि किसने लिखी है, हिस्ट्री में भी पूछा है, पॉलिटी में भी पूछा है, इकोनॉमी में भी पूछा है कि बुक्स ये किसने लिखी है बता दो। ठीक। तो यहाँ पे बहुत ही इजी मैंने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोग बताना कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, एडम स्मिथ जो थे, जिनको जो है कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देने वाले भी कहा जाता है और मॉडर्न नहीं, ये जो है नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, एडम स्मिथ को कैपिटलिस्ट के प्रो थे। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी पूछा है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो 1920 वाला आया है उसमें ये कहा गया है कि इनविजिबल हैंड की बात करी गई है, इनविजिबल हैंड की बात करी गई है कि वो जो है आपका एडम स्मिथ नहीं बोला था। और ये कहते थे कि बस जो है सप्लाई करते रहो, अपने आप लोगों का जो है भला होता है, इनविजिबल हैंड आता है और वो सबका भला करता है, सबका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है और उस इंटरेस्ट से ही सबका मतलब जो है वेलफेयर जुड़ा हुआ है। इस तरीके से बात करते थे, कहते थे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक। उस गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस किसने बात करी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की, वो बात करी जो आगे क्वेश्चन है उसमें बताऊंगा। ठीक है, ये सब जुड़ा हुए हैं सारे, बहुत जरूरी है। तो ये कहते थे लेसेस फेरे पे ये विश्वास रखते थे कि हम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे खत्म होता है और क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है जो बहुत ही इजी है। इसमें ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट, शेड्यूल 7 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके अंतर्गत आता है। मैंने इसको जो है एक्सप्लेनेशन में जो भी लेबर इन सब से रिलेटेड है सारे मैंने एक साथ दे दिए, पीडीएफ में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए कंकरेंट लिस्ट पे, मतलब इस पे जो है आपका स्टेट भी और यूनियन भी दोनों लोग ही अपने अपने जो है लॉ बना सकते हैं। ठीक है ना। तो शेड्यूल नंबर 7 पता ना किस चीज से रिलेटेड है। ठीक। 32 पे आ गए हम लोग। देखिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पेड ग्रुप में और वहाँ पे जो है मैंने बताया भी था, पूरी लिस्ट भी शेयर करी थी कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, कैसे क्या बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आया, इवोल्यूशन सब कुछ बताया हुआ है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पे सही आंसर है ए, तीसरा स्टेटमेंट जो है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमेसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की प्रधानता नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, कि जो है फंडामेंटल राइट ज़्यादा बड़े हैं और ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है डीपीएसपी के मुकाबले, ऐसा नहीं है। बाकी ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और जैसे ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्रिएम्बल और आपका जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेक्युलरिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है ना, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं आपके। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका है 369 के अंतर्गत, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। पता चला इसी को बदल दिया और अभी जो स्पेशल मेजोरिटी है उसको बना दिया जो है कोरम, सिर्फ 10% लोग हों तब भी बदल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर रखेंगे ना, नहीं तो पूरा ढांचा ही नीचे आ जाएगा। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नंबर 33 जो है मनी सप्लाई से रिलेटेड है, इकोनॉमी में किस तरीके से सेंट्रल बैंक करता है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सही है वो है सी। देखिए पहला जो रिजर्व मनी की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ठीक, इसको हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं और ये रिजर्व मनी को जो है आपका मॉनेटरी बेस ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और नैरो मनी क्या होता है, नैरो मनी होता है आपका कि ये जो है आपका करेंसी जो है पब्लिक के पास में, करेंसी जो पब्लिक के पास में वो, और बैंक के पास में जो डिपॉजिट्स मैंने जो पहले बताया, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हो, कुछ भी हो जो पैसा जमा करते हो ना उसको डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, तो वो जो डिमांड डिपॉजिट जो है, डिमांड पे जो आपको वापस मिल जाए, चेक काट दो, एटीएम चले जाओ, पैसा मांग लो, कैश विड्रॉ करना हो, तो ये वाले और करेंसी और अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के साथ में पास रखते हैं यानी कि सीआरआर वाले, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, नैरो मनी बनाते हैं। ठीक है, ये मॉनेटरी बेस नहीं है इकोनॉमी का। ठीक। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपका सही है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की डेफिनेशन भी हो गई। इसका जो है कि MO क्या होता है, M1 M2 M3 क्या होता है, ये सारी जो है M4 भी क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेनेशन में दिया जा चुका है पीडीएफ में।
ठीक। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इससे काफी विवाद चल रहा था, तो मुझे लगता है क्वेश्चन शायद इससे कुछ रिलेटेड पूछा जा सकता है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये बताइए। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है आपका 1, मतलब कि ए यानी कि 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसमें यहाँ पे कहा गया है कि एनआरआई के ऊपर लीग नहीं है एप्लीकेबल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और ना ही ओवरसीज ब्रांच ऑफ इंडियन कंपनी, ऐसा नहीं है, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नहीं, होम अफेयर्स, और होम अफेयर्स किसके अंदर आता है अभी, ठीक, आप लोग को पता है। तो इट रेगुलेट्स द रिसिप्ट और यूसेज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, हाँ ठीक, एनजीओ जो लोग लेते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन उनसे रिलेटेड है। एक्चुअली ये लाया क्यों गया था, क्योंकि ये बात कही गई थी कि ग्रीन पीस करके जो एक वो है, ग्रीन पीस एक एनजीओ है, वो इन्वायरमेंट के दुहाई देते हुए जो है, हाँ, इंडिया की जो ग्रोथ स्पीड है उसको जो है मतलब वो रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, इसलिए जो है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया था, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया गया था कि ऐसा तो नहीं कि एनजीओ जो इंडिया में काम तो करते हैं बट बाहर से पैसा लेके इंडिया के खिलाफ काम करने लगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 आ गया, एक वही क्वेश्चन जो मैंने पहले आपको बताया था कि ये बुक से रिलेटेड है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये किसने लिखा है, जॉन मेनार्ड कीन्स। इनके ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिक डिप्रेशन और जो है आपका 1919 में वाला जब वर्ल्ड वॉर था उस समय जो इकोनॉमी के में अंदर जो भी मतलब आने वाले थे, इसकी भविष्यवाणी इन्होंने पहले ही कर दिया था। ठीक है ना, कि ही प्रोफेसाइज्ड, इन्होंने पुस्तक में युद्ध के शांति समझौते, हाँ इन्होंने ये बताया था 1919 जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज जो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद में, जिसमें जर्मनी को पूरी तरीके से वो कर दिया था, इन्होंने कहा था ये ट्रीटी जो है टिकेगी नहीं, ये ट्रीटी बहुत गलत बनाई है तुम लोगों ने। ये पहले इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है, जैसे ही कई लोगों ने कोरोना की भविष्यवाणी कर दी थी, बाद में आते हैं सब बताने। ठीक, पहले नहीं बता सकते थे, थोड़ा व्यापक लेवल पे। तो ये जॉन मेनार्ड कीन्स थे, और ये एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं कि डिमांड बनाओ, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बगैर नहीं उठ सकते, या फिर इकोनॉमी एक बार गिर गई तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है। तभी तो अभी लाया गया है 20 लाख करोड़ का पैकेज, है ना, क्योंकि अब इकोनॉमी गिरी हुई तो उसको कौन उठा सकता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। देखिए इसी तरीके से लिंक करके पढ़ना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा न्यूज में है, और इसके जो है बहुत ही सैकड़ों जो फंक्शन है, उसमें से कुछ फंक्शन मैंने छांट के आपके पीडीएफ में दिए हैं एक्सप्लेनेशन वाले में। ठीक, और यहाँ पे 4 जो है स्टेटमेंट मैंने डाले हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखिए चारों ही सही है। मेंटल हेल्थ, अगर आप इसको पढ़ो ना तो आप लोग लगेगा हाँ सब सही है, बट इस टाइप के जो है गलत भी हो जाते हैं, तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसके एक एक फंक्शन। सपोर्ट पीपल पार्टिसिपेशन नेशनल हेल्थ पॉलिसी में करें, और जो है डिलीवरी ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज, फ्रेजाइल सेटिंग, मतलब कहीं पे दिक्कत है ऐसी जगह पे भी जाके जो है लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा हो और हो रहा हो। क्लाइमेट चेंज इन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, फंक्शन है, ये वाला लोगों को लग सकता है कि गलत है, और इसीलिए मैंने एक ऑप्शन भी ऐसा दिया था बी वाला, कि क्लाइमेट चेंज वाला लोग समझ के हटा दें और गलत हो जाए। कितनों को ऐसा हुआ था जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आ गए। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड भी पूछा था 2017 में उसने क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे भी पूछेंगे, हम स्टैट्यूटरी पे भी पूछेंगे, और सबके बारे में समझ लेंगे। और मैंने ये बता भी रखा है पेड ग्रुप में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, सब कुछ बताया गया है। संवैधानिक सांविधिक निकाय ये कौन कौन से होते हैं। देखिए यहां पे जो है डी ऑप्शन आपका गलत है। डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट को पावर देता है, एनेबल करता है कि जब भी आपको जरूरत हो तो परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन वक्त बेवक्त जब जरूरत पड़े तब बना देना। ठीक, हमेशा नहीं रहेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली कह देता कि ये वाली जो है कमीशन रह बनेगी, जैसे कि सीएजी के लिए 148 में कह दिया कि ये संस्था होगी, 324 में क्या कह दिया कि इलेक्शन कमीशन होगा, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। लेकिन जब कहीं पे ये इनेबल करता है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और लॉ के बाद कोई चीज़ आएगी तो वो स्टैट्यूटरी कमीशन कहलाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जो सीट्स का बंटवारा है आपका लोकसभा में, वो उसको कब किस साल तक फ्रीज किया गया हुआ है, समझने वाले समझ गए होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिक्विडिटी ट्रैप से रिलेटेड 38 वाला क्वेश्चन है, और आप लोग को ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे वो सही है।
देखिए यहाँ पे जो है इनकरेक्ट पूछा गया है, और चूंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी इनकरेक्ट। इस तरीके से मिस्टेक मत करिएगा। ये देखिए लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है चाहती है कि जो है लोग खूब लोन लें, और इसलिए जो है बैंकों से वो लोन जो है बहुत ही कम रेट में, मतलब 0.1% में आप लोग लोन ले जाइए, इतना ही ब्याज देना है खाली 0.1%। लेकिन फिर भी लोग जो है ये सोचते हैं कि यार इतना कम इंटरेस्ट रेट कर दिया गया है, तो बॉन्ड वॉन्ड जो उनके पास होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो लोग भी बेच के सब कैश पकड़ लेते हैं। उनको लगता है कि आगे जाके जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही बढ़ना है, तो कैश पकड़े रहो, नहीं तो जो है दिक्कत होगी, आगे जाके भरपाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको लिक्विडिटी ट्रैप करते हैं कि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो है आपका जो है कोई ले भी नहीं रहा है, कोई कंजम्पशन भी नहीं कर रहा है, सब लोग कोई खर्चा वर्चा भी नहीं करता है। ठीक, सिंपल देसी भाषा में अगर ये समझें तो इसी को लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 में यहां पूछा गया है कि कौन निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के अधिकारों और विशेष अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। ये है ओम बिरला जी, प्रेजेंटली स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात जो है प्रिविलेज लोकसभा के, ये देखते हैं आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बात किस एक सुप्रीम कोर्ट में केस था कियोटो होलोहन, बहुत ही अच्छा नाम है, कियोटो होलोहन केस जो था 1992 का, उसमें ये बात कही गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 में आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इन दोनों में से सही है, कौन सा गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है। देखिए दोनों ही सही हैं, करेक्ट पूछा गया है, और इसलिए बोथ हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो है किसी एक कंट्री का उसके यहाँ क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ठीक सॉरी, तो क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इन सबको जो है ट्रांजैक्शन का जो लेखा जोखा होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसके अंदर कैपिटल और करंट अकाउंट दो होते हैं। कैपिटल अकाउंट वो होते हैं जो एक साल या फिर एक बार में होने वाले जो इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ इस तरीके के होते हैं, और करंट अकाउंट में क्या होता है जो आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक, इंटेंजिबल और इंटेंजिबल गुड्स में होता है। ठीक, इसी तरीके से कैपिटल को यहाँ पे बोला जा रहा है, ये दूसरा स्टेटमेंट है कि पूंजी उत्पाद का एक कारक है जिसका उत्पादन स्वयं किया गया है और जो आमतौर पर उत्पादन प्रक्रिया में पूरी तरह से उपभोग नहीं किया जाता। मतलब कैपिटल वो होता है कि आपको कोई मशीनरी है, तो मशीनरी आप आगे कुछ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ला रहे हो, खुद उसको जो है कंज्यूम नहीं कर रहे, तो उसको कैपिटल बोला जाता है। ठीक, चाहे वो पैसे हो चाहे मशीनरी हो। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेटिव वाला क्वेश्चन फिर आ गया, इसीलिए स्क्रीन में छुप गया है, नहीं कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 में जो है ग्राम पंचायत, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। ग्राम सभा जो है एट अप्रोप्रिएट लेवल पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 वाला जो है, इसमें क्या फंक्शन होता है ग्राम सभा का, ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने इसके जो है सारे ही फंक्शन का जो है पीडीएफ में दे दिया है, वहां पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 3 की बात करी गई है, और 3 में से जो है कौन कौन से यहाँ पे होंगे, देखिए यहाँ पे तीनों ही ये होंगे। ठीक है, तीनों ही होंगे ग्राम सभा के फंक्शन। पहली बात तो यही है कि कोई डिस्प्लेस हो गए व्यक्ति, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या था कि मेधा पाटकर जी कह रही थी कि जो डैम वैम बना रहे उसमें ट्राइबल्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं कर रहे हो, तो उसका भी ग्राम सभा की जिम्मेदारी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 के अंतर्गत जो है रिहेबिलिटेशन का जो है मैंडेटरी कंसल्टेशन आपको करना पड़ेगा ग्राम सभा से। ठीक, लैंड एक्विजिशन हो, रीसेटलमेंट हो, आपका जो है माइंस या फिर माइनर मिनरल्स, मेजर मिनरल लिखते हो गलत हो जाएगा, इन सब से रिलेटेड भी आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। ठीक, लाइसेंस लीज के लिए, और फिर आपका जो है ट्राइबल सब प्लान हो या फिर कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन फंक्शन, इन सब में मतलब ग्राम सभा का बड़ा रोल है। ठीक, और ग्राम सभा का कौन सा टूल है ये बताइए आप लोग कमेंट करके। डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक पे यूपीएससी खेलता है, ज़्यादा जो है तामझाम में नहीं पड़ता है। वो ये समझना चाहता है कि बेसिक जिसके क्लियर है वो किसी भी स्थिति में फंस जाए, उसके बेसिक क्लियर है तो वहाँ से निकल लेगा। लेकिन जो रट्टू तोता है उसके पास तो यही पता है कि अगर ऐसा होगा तभी मैं करूँगा, और वैसा हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 में फंडामेंटल ड्यूटी जो है यहाँ पे 4 में से एक नहीं है, वो कौन सी आपको ढूंढना है। तो ये बहुत ही ईजी है, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी। देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात तो कहाँ करी गई है, आर्टिकल नंबर 325 और 326 में करी गई, दोनों मिला के। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी में बाकी सब है कि यूनिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी की बात करेंगे। ठीक, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना।
वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना, ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है आरबीआई करती है, जिसमें तो हाँ मतलब पहले आप लोग को ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाँ जो आरबीआई है इंडिया के इसमें अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट की तरफ से बेचती है या फिर सेल करती है और पैसे का लेन देन करती है इस तरीके से, ठीक। जब मनी सप्लाई को बढ़ाना या फिर घटाना हो, ठीक, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन ये आरबीआई का पॉलिसी रेट्स नहीं है। पॉलिसी रेट क्या है? रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक, और आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको एमएसएफ भी बोलते हैं, बैंक रेट, ये जितने भी ये वाली टर्मिनोलॉजी है ना, सबके लिए ऑडियो मैसेज आप लोग को ऑलरेडी दिया गया हुआ है पेड ग्रुप में। आप लोग आराम से इसको पूरा सुन के पूरा जो है लगा सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पे बहुत ही देखिए ये इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऐसे मेजर हमें लेने चाहिए कि इंडिया में इनइक्वालिटी, असमानता जो है उसको खत्म किया जा सके। 4 यहाँ पे दी गई हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से इसमें सही हैं। देखिए यहाँ पे जो है 3 सही हैं, मतलब कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो सेकंड है यहाँ पे कह रहा है यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्सेशन फॉर ऑल लगा दो, सबके लिए, सभी के लिए कराधान की एक समान दर, मतलब सबको एक टैक्स लगा सकते हो क्या? मान लो अंबानी जी हैं और दूसरी जगह जो है बहुत ही गरीब आदमी है कोई, ठीक, एजी हो गया, ठीक, गरीब आदमी, तो अंबानी के ऊपर 20% से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो गरीब आदमी जो दिन में मान लीजिए 100 रुपये कमा रहा है तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगा दिया आपने समान तरीके से, तो क्या 80 रुपये बचे? तो इसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा भाई। ये तो आप ये नहीं कर सकते, इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन भी बोलते हैं। बाकी सब सही है कि वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहिए, लीवर इंटेंसिव जॉब लगानी चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 में आ गए और ये वही लंबा वाला क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, जबरदस्ती रटवाने वाला क्वेश्चन है, ये आपको रटना चाहिए। और इसमें जो है देखिए सारे ही ऑप्शन इसमें सही हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। एक एक करके मैं आपको यहां समझा देता हूं। फाइनल गुड की बात की जा रही है। फाइनल गुड क्या होता है? जिसका आगे जो है और प्रोडक्शन में कोई यूज ना किया सके, इसको आप कंजम्पशन गुड भी कर सकते हैं, लेकिन सारे कंजम्पशन गुड हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि बिस्किट, ठीक, जैसे कि कार, ये सब फाइनल गुड हैं। अब इसके आगे कोई प्रोडक्शन के लिए काम नहीं आ सकते हैं, ठीक। जुगाड़ लगाने की बात नहीं, बस ये सीधी बात बता रहे हैं कि कोई कहे कि नहीं कार से भी हम प्रोडक्शन कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा आप जो है देखिएगा। वैसे यहाँ पे नहीं, इसको देखेंगे, कंसिडर करेंगे हम। पब्लिक गुड क्या होता है? ये ऐसा गुड होता है जिसके किसी एक के यूज़ करने से घट नहीं जाता है और ये बाकी सबके लिए ओपन होता है, कलेक्टिवली कंज्यूम किया जाता है। जैसे कि पब्लिक पार्क, एक कोई घूमने गया तो दूसरा तो नहीं कह सकता अरे ये मेरा खा गई जगह ले गया, ये कर लिया वो कर लिया, तो वो सब नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से जो है आपका पब्लिक स्कूल्स हो गए, पब्लिक हेल्थ हो गए, ये सब हो गए। कैपिटल गुड क्या होती है? जो मैंने पहले भी आपको बताया, ये प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होता है, खुद कंज्यूम नहीं की जाती है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? जैसे यहाँ पे देखिए सिलाई मशीन हो गई कैपिटल, या फिर पूंजी हो गई, मनी हो गया, इन्वेस्टमेंट। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? अगर इसके एग्जाम्पल को समझें, जैसे बिस्किट है, ठीक, तो बिस्किट जो है फाइनल प्रोडक्ट है या फिर कंजम्पशन प्रोडक्ट है, जो अगला वो है कंजम्पशन गुड है, ठीक। तो बिस्किट के लिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगे? इसमें होगी शक्कर यानी शुगर, ठीक, आपका जो है आटा या फिर फ्लोर, ठीक, ये सब मिलके ही तो होगा ना, ये सब मिलते हुए फिर ये फाइनल गुड बना है, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। कंजम्पशन गुड वही होते हैं जिनको हम कंज्यूम कर लेते हैं और आगे जो है इसे प्रोडक्शन करने के लिए कोई काम नहीं आता है। जैसे कि बिस्किट, किसी को चॉकलेट पसंद हो तो वाला एग्जाम्पल भी ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो कौन सा है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। नीति आयोग जो है वो ना ही स्टैट्यूटरी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गवर्नमेंट की ऑर्डर बना है, जिसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। ये पढ़ जोड़ लेना, नीति आयोग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और आप लोग को ये बताना है कि ये जो यहाँ पे संस्थाएं दी गई हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कौन कौन से एक्ट से बनी है। क्वेश्चन नंबर 47 वही जो मैं बोल रहा था, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो आरबीआई करती है गवर्नमेंट को, उसमें कुछ जो है कंट्रोल करने की बात की गई, वो सारे फैक्ट्स आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को ये बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो देखिए करेक्ट पूछा गया ना, करेक्ट पूछा गया, यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं अवेल कर सकते हैं WMA फैसिलिटी और आरबीआई को, नहीं ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं।
और ये वही है टेम्परेरी मिसमैचेस जो रिसिप्ट में हो गई पेमेंट के यूनियन गवर्नमेंट को, उसको भरपाई करने के लिए होती है। और इट इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द फिजिकल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो है ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपको 47 का सही हो जाएगा, 47 का, ठीक। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी के जो स्टेटमेंट थे वो गलत हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 में। यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये एनसीईआरटी से ही बनाया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं अपने ईपीएफओ के एग्जाम से संबंधित। एक होता है रिकार्डियन इक्विवेलेंस और दूसरी चीज़ है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इनमें से बताइए कौन सा जो है स्टेटमेंट दोनों में से सही है। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या होता है, यहाँ पे ये कहता है कि लोगों को ये पता होता है कि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर रही है, मान लीजिए कहीं से, चाहे इंडिया के अंदर, इंडिया गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ, चाहे अपने होम कंट्री से या फिर बाहर से। तो वो लोग क्या होते हैं, बड़े चतुर बनते हैं, चतुर होते हैं, ठीक। वो क्या करते हैं कि अपनी सेविंग वेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग करी है, लेकिन इसकी भरपाई किससे करेगी, तभी तो फिस्कल डेफिसिट को बुरा कहते हैं। इसकी भरपाई किससे करेगी, हम ही लोग से करेगी, टैक्स लगा लगा के हम ही लोग से आगे जो है खींचा जाएगा हमारे खून पसीने की मेहनत को, ठीक। तो अभी से सेविंग करो ताकि ज़्यादा आगे जाके इफेक्ट ना पड़े। इसको रिकार्डियन इक्विवेलेंस कहते हैं, ये समझ लेना, ये टर्म्स पूछ सकता है डायरेक्टली। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वही है कि जॉब ढूंढ रहे हैं, कैपेबल हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, तो आएंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, ठीक। ऐसे नहीं कि जो खाली बैठे हुए हैं, जॉब ढूंढ भी नहीं रहे हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में नहीं आएंगे। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी कहीं पे आने के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 में डब्ल्यूटीओ, ये लास्ट टाइम पूछा भी गया था लेकिन थोड़ा सा घुमा पूछा था कि कौन सा मेंबर डब्ल्यूटीओ का नहीं है। यहाँ पे कुछ मैंने स्टेटमेंट दिए जिसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट डब्ल्यूटीओ से अगर रिगार्डिंग पूछा जाए तो वो गलत है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत है वो है सी। देखिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है डब्ल्यूटीओ की, ये सबको पता है, लेकिन ये हर 2 साल में मिलती है, ना कि 3 साल में मिलती है। बाकी यहाँ डिसीजन आर टेकन कंसेंसस से लिए जाते हैं। ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल ऑफ ट्रेड के पे से डील करता है बिटवीन नेशंस के, और उरुग्वे राउंड में नेगोशिएट होकर डब्ल्यूटीओ का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हम लोग। डेप्रिसिएशन जो लास्ट टाइम पूछा भी गया था इकोनॉमिक टर्म्स में, इसके 2 तरीके के मीनिंग होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। एक तो होता है आपका एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, ठीक। मान लीजिए जैसे आपका इंडियन रुपी है अभी इसमें 75 रुपए $1 के कंपैरिजन में, ठीक। अगर ये 100 रुपये हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, डेप्रीशिएट हो गया इंडियन रुपी डॉलर के कंपैरिजन में, ठीक है ना, डेप्रीशिएट हो गया। तो ये एक डिप्रिसिएशन का मतलब होता है। दूसरा होता है वियर एंड टियर लॉस या फिर डिप्लीशन विच कैपिटल स्टॉक अंडरगोज ओवर अ पीरियड टाइम। जैसे कोई मशीनरी है वो चलेगी, वो कुछ घिसेगी, कुछ उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी, कुछ खराब होगा, तो ये सब वियर एंड टियर लॉस होते हैं, इनको भी डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जैसे अब ये हर समय हर जगह तो वो हो नहीं सकता, लेकिन नॉर्मली हम लोग एवरेज निकाल के मान लेते हैं कि मान लीजिए 10% है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ खाली। तो अगर कोई मशीनरी आप 100 रुपये के लेके आए थे तो 1 साल 10% उसका डिप्रिसिएशन लगा रखा है, तो अगले साल उस मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। इसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा ये ईपीएफओ का टेस्ट 4 यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक। आप लोग अगर ईपीएफओ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9696066089 या फिर 8564880530 इन नंबरों पर कॉल करके 6 जुलाई को हमारा जो है नया पेड ग्रुप चालू होने जा रहा है ईपीएफओ का, वो ज्वाइन कर लीजिए। आप पूरा जो है आपका जो है यहाँ पे कोर्स कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज का लेवल यहाँ पे देख ही रहे हो, ठीक। और आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। खूब पढ़िए, खूब बढ़िया, और लगातार लगे रहिए अपने सिलेक्शन के लिए। हम लोग तो आपके साथ हैं ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।